जैसे जैसे भाई बोर्ड एग्जाम पास आता जाता है वैसे वैसे आपके अंदर का जो डर है वह बढ़ता चला जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डर लग रहा है कि हमारा जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है वह किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, कैसा हमारे पेपर आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लेना मेरे प्यारे साथी। मेरा नाम है हितेश और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 801 जेके कोड को सॉल्व कराने वाला हूं। मेरे प्यारे साथी, कभी भी आप इस क्लास को देख रहे हो, कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए इस वीडियो को शुरू से लगाकर एकदम एंड तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको लग रहा है डर कि मेरे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, मेरे कितने नंबर आएंगे, सब कुछ ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को, तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना। मेरे प्यारे साथी, जो आपका पेपर होगा उसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, फिर आपके वर्णनात्मक क्वेश्चंस। अगर आपने इस क्लास को कंपलसरी पूरा देख लिया ना, तो आज की इस क्लास को देखने के बाद आपके साइंस का डर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वह भैया हमारा 70 नंबर का पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथी, मैं आज की इस क्लास के अंदर आपको 70 में 70 की तैयारी करवा दूंगा, जहां मैं आपको इस वायरल क्वेश्चन पेपर के जरिए A to Z अगर आपने देख लिया तो इसकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात करता हूं तो अगर क्वेश्चन पेपर की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा भैया, पेपर मिलेगा जो आपको क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में, वह 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको समाप्त करके आना होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इसके पूर्णांक की, तो भैया 70 नंबर का ये हमारा पेपर होगा, जहां हमने आपको बताया कि हमको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस खंड आ में आएंगे मेरे प्यारे साथी, वह सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। और इन सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोगों को OMR सीट पत्रक पर दे के आना होगा, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में OMR सीट भी दिया जाएगा, उनमें सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। मेरी बातों को आप समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। इसके बाद खंड बा में मेरे प्यारे साथी आपको 50 अंक के सारे आपको वर्णनात्मक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये तो हो जाती है इस पेपर की बेसिक जानकारी, है ना। जिसको अगर नहीं पता थी वो पता कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। अब चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं आपको इस पेपर के वह सारे वर्णनात्मक, वह सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिनको पढ़ के आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं और एक एक करके अपने 25 फरवरी साइंस के पेपर को एकदम कंप्लीट कर लीजिए आज की इस क्लास के अंदर। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। चलिए देखते हैं और समझते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी आपको 25 फरवरी, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर 25 फरवरी को साइंस का होगा, उसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे बच्चे बहुविकल्पीय क्वेश्चन अपने 20 मिनट के अंदर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र क्या होता है। मेरे प्यारे साथी, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको तुरंत तैयार कर लेना। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र हमारा HCHO होता है। आंख मीच लेना, पर इस क्वेश्चन को भैया भूलना मत, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं, आप सभी को पता होगा एल्कीन हमारा वह होता है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग सेकंड वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगाएंगे। चलिए, अगर मैं अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि आघात वर्धता प्रदर्शित करता है। तो सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और तांबा में से अगर मैं बात करता हूं आघात वर्धता कौन प्रदर्शित करता है, मेरे प्यारे साथी आप तांबा को बिल्कुल सही लगा लेंगे, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से हमारा बन गया। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाइएगा भैया। अगला प्रश्न कह रहा है कि धातु जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, हमको ऐसी, है ना, हमको ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि भैया हाइड्रोजन गैस से क्या बनाती है, मतलब ठंडे तनु अम्ल से अगर क्रिया करती है तो वह धातु हमारी हाइड्रोजन गैस बनाती है। हमें ऐसी धातु का नाम बताना है। तो मेरे प्यारे साथी, आप जिंक को बिल्कुल सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है इनमें से हमारा कोई दूसरा ऑप्शन सही है तो आप कमेंट करके बताएंगे, वरना आप जिंक को सही लगा लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो मेरे प्यारे साथी, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूं ऐसी कौन सी हमारी धातु होती है जो ठंडे जल में अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है, और हमें हाइड्रोजन यानी H2 गैस दे देती है। तो मेरे प्यारे साथी, 2 तरीके से धातुएं होती हैं, यानी 2 तरह की हमारी धातु होती है। सबसे पहले अगर मैं अपनी पहली धातु की बात करता हूं तो हमारी पोटेशियम यानी K धातु होती है। हम अगर अपने दूसरे धातु की बात करते हैं तो हमारे सोडियम यानी पोटेशियम यानी Na हमारी दूसरी धातु होती है।
प्यारे साथी दो तरीके की धातुएं होती हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके की धातुओं को नाम याद कर लेना। दोनों में से ऑप्शन में अगर आपको कोई भी दिख जाए उस वाले ऑप्शन को आप टिक करके पेपर में चले आना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं और आपको सही ऑप्शन टिक लगवाता हूं। चलिए भैया यहां पर देखिए ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको पोटेशियम यानी ऑप्शन नंबर बी आपको यहां से बिल्कुल सही लगा लेना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा बताइए। 1 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है और मेरे प्यारे साथी धावन सोडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप पेपर से पहले तैयार करके जरूर से चले जाना, ठीक है। अगर मैं धावन सोडा की बात करता हूं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको याद कर लेना, ठीक है। क्या याद कर लेना प्यारे साथी? सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट। देखिए मैंने आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बताया था ना, पर वो नहीं होता है। सही आंसर हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। Na2CO3 हमारा जो होता है ये क्या होता है प्यारे साथी? ये हमारा जो होता है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। याद कर लेंगे। और इसी के साथ साथ में भी आपके 10 जो होते हैं क्रिस्टलन के जल भी जुड़े होते हैं। 10 जो हमारे होते हैं 10 अणु यानी 10 अणु जो होते हैं मेरे प्यारे साथी यहाँ से आपके क्रिस्टलन के जल भी जुड़े होते हैं। तो एक बार आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सूत्र क्या होता है। नाम मैंने आपको बताया सोडियम कार्बोनेट, आप सूत्र कमेंट करके बताएंगे। चलिए 7वें क्वेश्चन को नोट कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो अगर मैं अम्लीय लवण की बात करता हूं, ठीक, अम्लीय लवण की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी तो यहां से देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इन 4 ऑप्शन में से हमारा अम्लीय लवण कौन सा हो जाएगा? तो NaHCO3 हमारा ये अम्लीय लवण हो जाएगा, ठीक। तो यहां से देखिए मैंने आपको 7 क्वेश्चंस डिस्कस कराए, ठीक है। ये 7 क्वेश्चंस आपके थे मेरे प्यारे साथी उपखंड का के। तो उपखंड का के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वह सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, वह सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको जितने भी डिस्कस किए ये सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मे भी इन क्वेश्चंस को आप पेपर से पहले जरूर तैयार करके जाएंगे, ठीक है। एवरी क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि पेपर में मुझे डर लग रहा है, पेपर में मेरे क्या क्या आएगा, तो इस पूरी वीडियो को आप प्रॉपर देख लेना मेरे प्यारे साथी। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने जो जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ना, जो जो कराए हैं वह सारे क्वेश्चन अगर तैयार कर लिए तो साइंस के पेपर में 70 आउट ऑफ 70 में मुझे कैसे लाने हैं, कितने नंबर लाने, पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा, है ना। A to Z आपको क्लास को पूरा देख लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर आपको डिस्कस कराऊंगा और थोड़ा सा पेन मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अगर मैं अपने अगले उपखंड की बात करता हूं तो यहां पर देखिए उपखंड खा हमारा है और इस उपखंड खा के अंदर मेरे प्यारे साथी आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी बायोलॉजी के। चलिए मैं आपको बायो के सारे क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहला प्रश्न नोट करिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो मेरे प्यारे साथी स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों चीज़ें आपकी आवश्यक होती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। और इसी के साथ साथ में अगर आप ऊपर वाले में देखेंगे तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल भी दे रखा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, 3 चीज़ें हमारी तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सॉरी 4 चीज़ें, जो क्योंकि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 4 चीज़ें जब होती हैं तभी जा करके आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो करते हैं वह जीव जंतु हमारी स्वपोषी पोषण में आते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को समझ। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि वृक्क का यानी जो वृक्क होते हैं, वृक्कों दे दिया गया है ना। तो आप वृक्कों को आप वृक्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वृक्क, ठीक है। तो वृक्क का कार्य क्या होता है, ये किससे संबंधित होते हैं? तो चलिए बात करते हैं। जो वृक्क होते हैं मेरे प्यारे साथी वे आपके उत्सर्जन की क्रिया से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल पेपर में सही करके आएंगे और 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइए कि 10वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मनुष्यों के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है मेरे प्यारे साथी वह 4 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही करके पेपर में आएंगे, है ना। चलिए इतने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पौधे में जौदान की जगह आप सबसे पहले तो यहाँ जाइलम कर लो, ठीक है, जाइलम कर लो, जौदान नहीं, कुछ जौलाम मतलब ये जौदान जो लिखा है मिसप्रिंट शब्द है, आप जौदान की जगह जाइलम कर लेना। पेपर में जाइलम भी नहीं आएगा, पेपर में इतना प्रश्न आएगा केवल, ठीक है, पढ़िए। पेपर में जो आपके क्वेश्चन आएगा वो केवल इतना आएगा कि पौधे में जो अवशोषित जल होता है और जो खनिज लवण होता है, ठीक है, इनका परिवहन किसके माध्यम से होता है? मेरे प्यारे साथी, आपको क्वेश्चन इस तरीके से आपके पेपर में आएगा कि पौधे में जो अवशोषित जल होता है, जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, इनका परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे जाइलम। जाइलम ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एमिलेस को लगा लीजिए, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत है। तो एमिलेस हमारा जो एंजाइम होता है मेरे प्यारे साथी, आपका लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि मूत्र निर्माण कहाँ पे होता है? तो आप मूत्र का निर्माण कहाँ पर बताएंगे भैया? कि मूत्र का निर्माण हमारे वृक्क में होता है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यानी वृक्क में। यहाँ तक कि सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए, ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना। और इसके बाद देखिए उपखंड ग मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर मैं उपखंड ग की बात करता हूँ तो अभी आपने देखा मैंने केमिस्ट्री डिस्कस की, अभी देखा मैंने बायो डिस्कस की, और अब पेपर में आपको उपखंड ग में मेरे प्यारे साथी फिजिक्स देखने को मिलेगी, है ना। तो फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए सारे क्वेश्चंस देखेंगे और बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न नोट करिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल अगर आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, तो कांच में इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, अपवर्तनांक नहीं ज्ञात करना है। तो कांच में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका आप लोग डायरेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। 2 × 10⁻, क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ना। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही करेंगे आप लोग। ये कैसे आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप जरा इसको समझने का प्रयास करना। जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, n बराबर में c/v। तो n हमारा जो होता है ये आपको अपवर्तनांक को दर्शाता है। तो अपवर्तनांक आपका 1.5 यहाँ पर रख लेना, ठीक है। c की अगर मैं बात करता हूँ, c यहाँ पर हमारा प्रकाश की चाल है, ठीक है। निर्वात में मुझे प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस v को मैं यहाँ ले आऊँगा और इस n को मैं यहाँ ले जाऊँगा। तो फार्मूला बन जाएगा आपका v = c/n। अब n की जगह मैं क्या रख दूंगा भाई? n की जगह मैं रख दूंगा 1.5, और जब मैं 1.5 को इस 3 से डिवाइड करूंगा ना, तो देखिए सीधा कटेगा 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे करके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो देखिए जब भी कभी हमें कह सकते हो कि किसी वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वस्तु अगर इतनी बड़ी है, मुझे अगर इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनाना है, तो मुझे जो दर्पण लेना होगा इतना बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, वह दर्पण हमारा अवतल होगा, ठीक है। छोटा बनाने के लिए मैं उत्तल को लूँगा, समान आकार का बनाने के लिए मैं समतल को लूँगा, ठीक है। मेरी इन बातों को आप याद रख लेना। चलिए आगे के क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 16 नोट करेंगे। कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, ठीक है, पाए गए जो छोटे अक्षर होते हैं, इनको पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे? तो अगर मैं बात करता हूं कि हमें सबसे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे कॉपी है, इसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, तो ऐसे में मैं किस लेंस का प्रयोग करूँगा जिससे कि ये मुझे बड़े बड़े दिखाई पड़ने लगे, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे साथी, मैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, 50 नहीं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मैं उत्तल लेंस लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सी को बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन डबल बार आपका रिपीट हो चुका है। तो कोई बात आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ये समझना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या है कि एक क्वेश्चन आपका ज़्यादा आ गया है। मेरे प्यारे साथी डरने की बात नहीं है, अगर आप इसे तैयार कर लोगे तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत से कम दूरी पर क्या होता है कि किसी वस्तु का यानी किसी व्यक्ति की आंखों में अगर दृष्टि दोष है, और कौन सा दृष्टि दोष है, और वह दृष्टि दोष जो हमारा है वह दूर
निकट है, कौन सा, निकट। तो निकट दृष्टि दोष अगर उसकी आंखों में है तो अनंत से कम दूर तक की वस्तुओं को ही देख सकता है, ठीक है। मतलब अनंत तक की वस्तुएं हम लोग नॉर्मल आंखों वाले दो लोग देख लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जिसकी आंखों में दृष्टि दोष होता है, वो भी निकट दृष्टि दोष, वह व्यक्ति अनंत तक की वस्तुओं को नहीं देख सकता, बल्कि उससे थोड़ी सी कम दूरी तक जो वस्तुएं होती हैं उनको ही देख पाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण की गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक हमारा बैंगनी रंग का होता है। अगर मैं सबसे कम की बात करता हूं तो हमारे लाल रंग का होता है। राइट आंसर यहां से हमारा ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेंगे। आगे बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को काटा जाता है ना, फिर इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको आर डैश हो तो आपको आर बाई आर डैश का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार कराया हूं और मैं फिर से इसको करा रहा हूं। मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहां पर हमको आर बाई आर डैश का मान ज्ञात करना है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट आपको बताता हूं। जब हम लोग प्रतिरोध के किसी तार के टुकड़ों को काटते हैं और इन टुकड़ों को जब हम लोग सबसे पहले पार्श्व क्रम का मतलब होता है, इन्हें हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक। फिर कह रहा है यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश बन जाए तो मुझे आर बाई आर डैश का मान ज्ञात करना है। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास जो प्रतिरोध था वह, और इसके बाद जब मैंने तोड़ करके मड़ोड़ करके उनको नया प्रतिरोध बनाया तो वह हमारा आर डैश बन गया। तो उस आर बटे आर डैश का मान आपको बताना है। जो नया आर डैश बना है, पहले वाला जो आर था, ठीक है, पहले वाला आर जो नया आर डैश बना, इसका अनुपात मेरे प्यारे साथी हमेशा याद कर लेना कि इसका मान आता है एन स्क्वायर, इसका मान आता है एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर की जगह अगर आप इस एन की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। तो हमेशा आप इस वाले क्वेश्चन के लिए 16 आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेंगे कि इसका राइट आंसर हमारा 16 होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आप आंसर को टिक लगा लेना। प्यारे साथियों, यहां पर देखिए ऑप्शन पर अगर आप नजर डालेंगे ना तो ऑप्शन नंबर डी आपको 16 दिख रहा होगा। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो अगर मैं 1 किलोवाट घंटा में, यानी 1 किलोवाट जो हमारा घंटा होता है, इसमें जूलों की संख्या की बात करता हूं तो 3.6 की घात 6 जूल, मेरे हिसाब से ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जे यहाँ पर आपको लगा हो सकता है पेपर में और नहीं भी लगा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप जे का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर व 2R, मतलब एक आर है दूसरा हमारे पास 2R है। कह रहा है इन दोनों ओम के प्रतिरोधों को सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध जो प्राप्त होता है मेरे प्यारे साथी वो हमारा R1 होता है। फिर क्या करते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और फिर हमें R2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम लोगों ने इनको किस में जोड़ा, हमने सबसे पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा और फिर हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा तो R1, जब मैंने इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो R2। अब इन दोनों का अनुपात कर दो तो R1 बट्टे R2। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम फिर आपका समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का क्या कर दिया, अनुपात कर दिया, यानी रेशियो निकाल लिया। दोनों का जो रेशियो आएगा पेपर में याद कर लेना, 9/2 आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल पेपर में सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए मेरे प्यारे साथी, आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हम जितने भी प्यारे साथी क्लास देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपने अपने वह सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन समझ लिए हैं जो कि आपके पेपर में एकदम 100% पूछे जाने वाले, 100% पूछे जाने वाले हैं, है ना। अब मैं आपको डिस्कस करूँगा, यानी अब हम डिस्कस करेंगे, आपस में समझेंगे वर्णनात्मक क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि डिस्क्रिप्टिव में होते हैं और 50 नंबर यानी 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कराता हूं। आप वह सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, समझेंगे कहाँ कैसा क्वेश्चंस आता है, देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, चलिए हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो हमारा वर्णनात्मक क्वेश्चंस का सबसे पहला उपखंड का आता है, जहां अगर मैं बात करता हूं तो यहां हमारी जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सारे हमारे केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको वह बहुत अच्छे से समझना है। और सभी क्वेश्चंस को मैं वेरी इंपॉर्टेंट डाल दूंगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को इनको अच्छे से पेपर से पहले तैयार करके चले जाना, ठीक है।
तो वर्णनात्मक क्वेश्चन समझने से पहले मेरे प्यारे साथी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देने वाला हूं। अगर आपको अभी डर लग रहा होगा ना कि मेरा 18 फरवरी से भैया जी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही कि मैं क्या करूंगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बड़ा डर लग रहा है अंदर से। मुझे भी लगता है कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके अंदर होती है टेंशन, है ना। ऐसे में उनको ये भी लग रहा होगा कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, भैया जी हमारी थोड़ी अंदर की जो डर है ना इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँ, है ना। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं पढ़ूँ बोर्ड एग्जाम से पहले। तो मेरे प्यारे साथी ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है ना, आपको लगता है कि मुझे मेरी तैयारी के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए ना, तो मेरे प्यारे साथी आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए एक ऐसी चीज़ रेडी कर दी है। अगर आप उस चीज़ को पेपर से पहले मेरे प्यारे साथी अगर आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं, एक बार इसको समझ लेना, तो आपको भाई साहब बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा अगर आपने चीज़ों को समझ लिया। मेरे प्यारे साथी मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। देखिए जिन भी प्यारे साथियों के लिए ये लगता है कि ई बुक क्या है भैया जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपके पास अभी ना तो कोई चीज़ पढ़ने के लिए किसी सब्जेक्ट में, ना तो आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे प्यारे साथी आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर के ई बुक रेडी की है। और इस ई बुक को अगर आप लेंगे ना तो आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मान लीजिए अगर आपने साइंस की आप ये क्लास देख रहे हैं, मान लीजिए आपने वीडियो के खत्म होने के बाद, क्लास के खत्म होने के बाद, सर्वेश भाई लाइट चालू कर देना, आपसे मैं कल भी कह रहा था, ठीक है, क्योंकि भाई मैं ई बुक के बारे में जब समझाता हूँ चीज़ें हमारी बिगड़ जाती हैं। तो हम वही अपने टीममेट से बता रहे हैं कि आपके लिए हमने चीज़ें बहुत मेहनत से तैयार की हैं, है ना। हमारे सर्वेश भाई ने मिलकर, हमारे अतुल भाई ने मिलकर के और मैंने मिलकर के, हम 3 लोगों ने आपके लिए चीज़ें रेडी की हैं। जहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप साइंस में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर आपको बेहतर स्कोर करना है ना, तो मेरे प्यारे साथी आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर के 100+ MCQ आपको देखने को मिलेंगे इस ई बुक के अंदर, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और वह सारे क्वेश्चन जैसे कि आपके न्यूमेरिकल वाले, ठीक है, डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस है ना, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप वाले, 2 नंबर 1 नंबर टिप्पणी वाले सारे क्वेश्चंस, अभिक्रिया वाले, संतुलित रासायनिक समीकरण वाले, वह सारे क्वेश्चंस आपको मेरे प्यारे साथी इस ई बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 10 से ज़्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपको केवल साइंस की ई बुक लेनी है मेरे प्यारे साथी, अगर आप केवल एक सब्जेक्ट की लेंगे तो आपको अभी के समय, ये देखिए एक सब्जेक्ट की मेरे प्यारे साथी अभी ये 50 रुपए की, कुछ समय बाद एग्जाम की जस्ट स्टार्ट होने से पहले ये 50 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अभी इसका अमाउंट 50 रुपए हटा करके हमारी टीम ने तुरंत इसको रेडी किया है। तो हम चाहते हैं कि ये उन स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके जो बहुत कम अमाउंट पे करना चाहते हैं। तो मैंने इसका प्राइस पहले 30 रुपये सोचा था, फिर मैंने 30 से भी हटा करके इसका प्राइस मात्र 15 रुपये कर दिया एक सब्जेक्ट का। मेरे प्यारे साथी इतने में तो एक बर्गर भी नहीं आता है, इतने में तो एक कह लो एक जो क्या होता है एक राजभोग, वह भी नहीं मिलता है, राजभोग, है ना। तो प्यारे साथी आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी समय इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 18 फरवरी बहुत नज़दीक आ चुकी है। और ऐसे में अगर आप ये क्लास कभी भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे प्यारे साथी आप सभी सब्जेक्ट की अगर आप परचेस लेना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा नहीं होती कि गुरु दक्षिणा मैं कर दूं आपको और आप उसमें से बहुत अच्छी चीज़ें ले लो, केवल 1-2 मतलब थोड़ा सा चुटुर फुटुर दे दो और बहुत अच्छी चीज़ें ले लो। तो कुछ इसी तरीके से अगर आप 5 की 5 ले लोगे ना मेरे प्यारे साथी, तो मात्र 75 रुपये में आपको सारी की सारी ई बुक मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर आप 5 सब्जेक्ट की ले लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो 75 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें एवरी ई बुक के अंदर मिलेंगी। और डेफिनेटली अगर आप इनसे तैयारी कर लोगे ना तो आपका बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन आपके लगभग यहीं से फंसेंगे, है ना। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। लेना कहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, सभी जानते हो डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है भाई, इतने समय से यूट्यूब से पढ़ रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर जानते होगे, नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करोगे जस्ट डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाओगे और वहाँ से एवरी सब्जेक्ट के सामने आपको लिंक दे रखा है, सभी लिंक ई बुक का, और वहाँ से आप ई बुक वाले सेक्शन में जा करके गूगल पे या फ़ोनपे से पे करके आप एक सब्जेक्ट के 15 रुपये में और सभी सब्जेक्ट के आप 75 रुपये में ले लेंगे। सभी एग्जाम होने वाले तो हम सभी लेंगे, है ना। सबसे पहला प्रश्न नोट करिए कि क्या होता है जब, ये प्रश्न आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं आप जरूर नोट कर लेना, क्या होता है जब। अब देखो क्या होता है जब में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि एसिटिक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो ये नोट कर लीजिए।
दूसरा नोट करिए कि जब इथेनॉल को हम लोग क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के विलयन में या फिर विलयन द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेफिनेटली आप दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लोगे। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा होता है NaHCO3, तो जब NaHCO3 को मैं क्या करता हूँ प्यारे साथी, मैं एथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल क्या होता है भाई, एथनोइक अम्ल आपका होता है आपका CH3COOH। ठीक, तो जब मैं एथनोइक अम्ल को इस NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो बताना क्या होता है। और अंतिम क्वेश्चन आपका है जब मीथेन का हम लोग दहन कराते हैं। मेरे प्यारे साथी ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको पेपर से पहले तैयार करके जरूर से जाना। ठीक है, और ये पूरा क्वेश्चंस क्या होता है जब हर साल आपके पेपर में आता है। दूसरा प्रश्न नोट करिए कि पीएच पैमाना क्या मापता है। जो पीएच पैमाना होता है ये क्या मापता है, और उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों का पीएच परास क्या होता है वह भी बताइए। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, और दूसरा भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि पीएच मूल्य क्या होता है इसे बताइए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्कस कराए उपखंड का के अंदर, पहला क्वेश्चन 4 नंबर वाला, ठीक है, ये 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन था, और इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे 4 नंबर का था जहां मेरे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इन सभी दोनों ही प्रश्नों को नोट कर लेना, मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, और देखिए हमारे लगभग हर एक उपखंड में मेरे प्यारे साथी आपको 4-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 केमिस्ट्री, 4 बायो और 4 फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तीसरा प्रश्न नोट करिए कि भर्जन क्या होता है, और बताइएगा कि कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली जो अभिक्रियाओं के समीकरण होते हैं आप उनको भी अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, 4 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे चौथा क्वेश्चन आप नोट करिए कि एथिल अल्कोहल से जब एसिटिक अम्ल बनाया जाता है तो उसकी जो बनाने की विधि होती है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, 6 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं अपने अथवा वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था ये हमारे 4 नंबर का था। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारे 6 नंबर का था। तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी गई, जैसे कि एथिल अल्कोहल से सबसे पहले एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाता है वह बताइए, उसकी बनाने की विधि बताइए, और इसके रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, लेंदी क्वेश्चन है, इसी वजह से 6 नंबर का है। लेकिन पेपर में आप चाहो तो इसे भी कर सकते हो, और अथवा में आपके पास एक और ऑप्शन होता है, और इसमें देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, है ना। केमिस्ट्री में आपने देखे कि क्या होता है जब से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका किस तरीके से क्वेश्चन आया, भर्जन क्या होता है। ठीक है, दूसरा वाला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन IUPAC से आ गया, कह रहा कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, और इन 6 के 6 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस आपका 1-1 नंबर का है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, और यहाँ से आपके अगर आपने सारे तैयार कर लिए तो आपके टोटल 6 मार्क्स पूरे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको समझ में आई कि केमिस्ट्री में हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। संतुलित समीकरण वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बनाने की विधि वाले क्वेश्चंस आते हैं, समीकरण लिखने के लिए आते हैं, गुणधर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं, और IUPAC वाले क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप पेपर से पहले रट के तैयार करके जरूर से चले जाना, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग उपखंड खा की। तो अगर मैं आगे उपखंड खा की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा जो उपखंड खा है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो हैं वह सारे क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो बायो के मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, आप बहुत अच्छे से नोट करना। सबसे पहला प्रश्न नोट करिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में कि ATP मतलब ATP ये क्या होता है, इसको बताना है। इसका निर्माण किस प्रकार होता है ये बताना है, और इसका क्या उपयोग है आपको यह बताना। बहुत अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे अगर मैं अपने दूसरे नंबर के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां कह रहा है कि रुधिर एवं परासरण दाब किसे कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखिए 4 नंबर का पूछा गया।
यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस कह रहा है और हम लोग सारे के सारे वह सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते चल रहे हैं जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो वह सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने मेरे प्यारे साथी। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, छोड़कर मत जाना, है ना, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामांकित चित्र की सहायता से पर्णरंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का हमारा इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके 7 क्वेश्चन यानी 7 नंबर तक क्वेश्चन बिल्कुल आपके रेडी हो गए हैं, बस इनको तैयार करना है पेपर से पहले। मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इन्हें तैयार कर लोगे प्यारे साथी तो आपके यहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर में फंस जाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग आगे बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चंस की। तो बायो में क्या होता है कि बायोलॉजी में आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वह सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न आते हैं जैसे आपके केमिस्ट्री में आए हुए थे, है ना। आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन, फिर से 4 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन और फिर 6 नंबर वाला क्वेश्चन और उसमें 2 प्रश्न अथवा वाले। तो यहाँ अथवा वाला प्रश्न हमारा कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कम से कम 8 से 9 कार्य लिखेंगे और तभी जा करके आप अच्छे 6 में 6 पूरे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसे नोट कर लेना प्यारे साथी। यहाँ से हमारा पूरे तरीके से बायो खत्म हो चुका है, मतलब बायो के इतने ही क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और इतने ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, और मैंने वह सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दिए। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ से हम लोग उपखंड गा को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग क्या देखेंगे, जहां पर हम लोग उपखंड गा में हम सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और अच्छे समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न नोट करिए 8वां नंबर की निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु उपयोगी लेंस बताइए। वह किसका, वह इसका कर लो, यहाँ पर किसका की जगह इसका नहीं होगा, है ना, किसका नहीं होगा, इसका कर लो यहाँ पर, इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु उपयोगी लेंस बताइए, है ना, और वह इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो इसका किरण आरेख भी आपको बना करके बताना है। ठीक है, फिलहाल अथवा में अगर मैं बात करता हूं तो अथवा में देखिए हमारा प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन, और ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक आपको 10 वाट दे रखा है। कह रहा है कि यदि इसे 220 वोल्ट की लाइन से अनुमत या फिर अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर देते हैं तो इस लाइन के 2 तारों के बीच में कितने बल्ब पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, वह बताइएगा। तो n बराबर बल्बों की हमें संख्या बतानी है, तो n का मान यानी बल्बों की संख्या बतानी है। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना और पेपर से पहले आप लोग इसको बेहतर तरीके से लगा के चले जाना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आगे अगर मैं बात करता हूं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। मतलब सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम में जो भी चीज़ें संयोजित करता हूं, जैसे मान लो मैंने बहुत सी चीज़ें श्रेणी क्रम में संयोजित कर दी और इसके बाद मैंने इन्हीं चीज़ों को क्या किया, समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं उसके स्थान पर हमको विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम, परशु क्रम नहीं होता मेरे प्यारे साथी, यहाँ परशु क्रम की जगह पार्श्व क्रम कर लेंगे, है ना। देखो पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर और श्रेणी का मतलब होता है एक कतार। ठीक है, तो पार्श्व कर लेंगे यहाँ पर परशु की जगह। ठीक है, पार्श्व क्रम। तो जब हम इन्हें पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या लाभ होता है, श्रेणी के क्रम के स्थान पर जब हम इन्हें पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या लाभ होता है। तो ये हमारा एक तरीके से आपका डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, ये हमारा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे।
बात करते हैं हम लोग अथवा वाले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब हमारा 80 वाट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे ये उतनी ही धारा ले सके। तो देखो ये भी हमारा एक तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, एक क्वेश्चन डेरिवेशन वाला, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेशन वाला, है ना। 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में फिजिक्स में आते हैं। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे परिभाषा वाले क्वेश्चन, यानी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको डेफिनेशन वाले प्रश्न कह लो, परिभाषा वाले, ठीक है। दूसरे हमारे न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन हमारे फिगर वाले यानी डेरिवेशन टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में आपको प्यारे साथी फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। और इस वाले क्वेश्चंस में आपको भी हो सकता हो फिगर, हालांकि इसमें फिगर नहीं बनाना है, लेकिन अगर कह देता है कि निकट दृष्टि दोष का फिगर बनाइएगा, किस तरीके से ये होता है, इसका किरण आरेख बनाइएगा, तो हालांकि पूछा भी गया, देखिए किरण आरेख पूछा भी गया ना, तो ये हमारे डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें फिगर आ जाए और परिभाषा भी पूछी जाए, वह फिर डेरिवेशन वाला बन जाता है। जिसमें केवल परिभाषा टाइप पूछा जाए तो वह केवल परिभाषा वाला रहता है ना। इसमें देखिए परिभाषा भी है और फिगर भी बनाना है, तो ये हमारा डेरिवेशन वाला है ना। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।